स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में। जी आज की क्लास हमारा जो यूपी ट्रिपल सी पैट के प्रैक्टिस सेट्स होगा जो अंकित भाटी सर जी के बुक से होगा। तो इसकी आज का हमारा पहला क्लास होगा मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग जी। क्लास के लिंक जो है शेयर कर दीजिए, कुछ लोगों को जोड़िए क्लास में, क्लास स्टार्ट करने से पहले। जी इस बुक के यहाँ जितने प्रैक्टिस सेट है आपके 15 प्रैक्टिस सेट है और प्लस में आपके 2 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आपके 17 प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और बाकी दोस्तों को भी जोड़िए क्लास में। ठीक है, कुछ लोगों को जोड़िए क्लास में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की। ठीक है, आपसे पूछा जो अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की है। किन्ने? ग्वालियर के सिंधिया, भाई इनने तो अंग्रेजों की सहायता की थी। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल जी, बेगम हजरत महल जो अवध से थे। ठीक है, लखनऊ अवध से थे, तो इन्होंने जो है अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की क्योंकि ये 1857 की क्रांतिकारी थे। ठीक, इन्होंने अवध या लखनऊ से जो है आपके 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, 1857 की क्रांति अवध या लखनऊ से जो है 30 जून 1857 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 30 जून 1857 में। उसके बाद आपकी बात करते हैं हैदराबाद के निजाम या भोपाल के सिकंदर बेगम या आपके हो जाएंगे जयपुर के राणा। इन सभी ने जो है अंग्रेजों की सहायता किया था, अंग्रेजों की सहायता किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश पर निर्भर थी। किस पर निर्भर थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था पर, या उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था पर, या युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, जो मौर्य का अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थे, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कृषि आधारित। ठीक है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है ना? देखिए मौर्य वंश की बात करते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक कौन थे भाई? कमेंट करिए, संस्थापक कौन थे? संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड क्या है, मुगल शासन के दौरान, ठीक है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल को सही भूमिका क्या थी? ठीक है, मुगल शासक में कोतवाल की भूमिका पूछा आपसे। युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व नियंत्रित करना, या कानून की व्यवस्था। देखिए कोतवाल की बात करते सिंपल से आपका आंसर क्या होगा? कानून और राज्य की व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, है ना? ठीक है, कोतवाल को जो मुगल काल में जो है क्या कहते थे? नगर का प्रधान कहा जाता था। ठीक है, नगर का प्रधान कहा जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके फोर्थ क्या है, महात्मा गांधी भारत के डैश के विरोध थे। महात्मा गांधी भारत में जो है किसके लिए विरोध में थे? मंद औद्योगिकरण के लिए, तीव्र औद्योगिकरण के लिए, या औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति से, या फिर औद्योगिकरण की अमेरिकी पद्धति से। ठीक है, महात्मा गांधी जो भारत में इसमें से किस पॉइंट के लिए जो उनके विरोध करे? बताइए इसके आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी जो है तीव्र औद्योगिकरण, ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण के विरोध थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए पुस्तक कौन सा है? हिंद स्वराज। ठीक है, इस पुस्तक में उन्होंने लिखा था भारत में तीव्र औद्योगिकरण से हजारों मजदूर, बुनकर, ठीक है, और जो है जनता बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, इनका कहना था बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए तीव्र औद्योगिकरण के विरोध में महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ क्या है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? जलाशय के साक्ष्य या पुष्टि हुई है? कालीबंगा में, धौलावीरा में, या कोटदीजी में, या लोथल में। सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं। ठीक है, जलाशय की पुष्टि या जलाशय के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो आपका दोस्तों धौलावीरा। क्या होगा? धौलावीरा में मिले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, और इसकी खोज जो है, ठीक है, और धौलावीरा इसकी खोज जो है किसने किया था? जेपी जोशी साहब ने जी किया था, जेपी जोशी ने। और अगर पूछा कब किए तो आपका आंसर होगा 1967 से 68। ठीक है, 67 से 68 में धौलावीरा में जलाशय के साक्ष्य मिले, इनकी खोज जो है जेपी जोशी साहब ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा, वैशाली में द्वितीय संगति डैश द्वारा संचालित किए गए। किनके द्वारा संचालित किए गए? ये आपसे पूछा वैशाली में। देखिए बौद्ध संगति की बात करते हैं, बौद्ध संगति 4 संगति हुई थी। ठीक है, इसको मैंने लास्ट टाइम एक ट्रिक भी बताया था। कितने संगति हुई थी दोस्तों? 4 संगति हुई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए चारों आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे याद करते हैं ए के। ठीक है, उसी प्रकार अगर ये एक के आपके क्या हो जाएगा? शासक, किसके शासन काल में हुआ। उसके बाद अगर हम स्थान की बात करते हैं कहां पर हुआ था, तो इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं,
पी के, ठीक है ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद ए से आपको हो जाएगा अजात शत्रु, किसके शासनकाल में, अजात शत्रु के, पहला बहुत संगठित अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और आर से हो जाएगा राजगृह में, कौन से स्थान में हुआ था, राजगृह में हुआ था, ठीक है। सेकंड वाला, सेकंड आपकी है के से आपका हो जाएगा कालासो, क्या होगा, कालासो, ठीक है, नाम बड़ा है। इसके बाद ए से हो जाएगा खाली अशोक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके लास्ट वाला कैसे हो जाएंगे आपके कनिष्क, क्या हो जाएंगे, कनिष्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ बी से हो जाएगा वैशाली, और आर से और पी से होगा पाटलिपुत्र, और इधर आपके के से होगा कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीय व संगति संचालित की, द्वितीय व संगति इसके कालासो, ठीक है, वैशाली में कालासो, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन कीजिए, ठीक है। संबंधित संगठन का सही संयोजन को हमें चुनना है, ठीक है। सही संयोजन कौन सा, पहला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, देखिए ये एनी बेसेंट का नाम नहीं देख रखा है, एनी बेसेंट नहीं है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसकी जो संस्थापक की बात करती है या संगठन के लीडर की बात करती है, तो इसका जो है स्थापना जो है चंद्रशेखर आजाद जी ने किए थे, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद होगा, ठीक है। यानी कि ये आपके तो गलत देखे रखा, ठीक है, ये ऑप्शन आपके गलत दिख रहा है, आपको सही वाला चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, ये बिल्कुल करेक्ट है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी इनकी जो है संस्थापक की बात करें तो आपके यहाँ होगा एनी बेसेंट, यहाँ पर आपके होगा एनी बेसेंट, क्या होगा, एनी बेसेंट, ठीक है। उसके बाद आपके लास्ट पूना सार्वजनिक सभा सुभाष चंद्र बोस, पूना सार्वजनिक सभा इसकी जो है अगर संगठनकर्ता की बात करते हैं, इनके संगठनकर्ता कौन थे, महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। देखिए नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ से, हस्ती और उनसे संबंधित संगठन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद, सत्यशोधक ज्योतिबा फूले, उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट हो गया, पूना सार्वजनिक सभा ये आपके महादेव गोविंद रनाडे के संबंधित हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग। तो आपके इसमें आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चुनाव या निर्वाचन की जो जनक है तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो, ठीक है। लॉर्ड मिंटो ने जो है सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत की थी, कब की थी अगर पूछे तो आपका होगा 1909 में किया था, कब किया था, 1909 में। भारत में मार्ले मिंटो सुधार, भारत में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, अधिनियम जो है 1909 को पारित हुआ था, कब हुआ था, 1909 को पारित हुआ था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखे गए इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। और अबुल कलाम की बात करें, अबुल कलाम जी की भी प्रसिद्ध बुक कौन सा, इंडिया विंस फ्रीडम, क्या है, इंडिया, नोट कर लीजिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। और इंदिरा गांधी जी और लिखी गई पुस्तक माई ट्रूथ। उसके बाद आपके इंटरनल इंडिया, ठीक है, ठीक है। और बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की, इनके द्वारा प्रमुख पुस्तक लिखी गई कौन से, एक तो आपके हो जाता है भारत का खोज, बहुत फेमस है ये, भारत का खोज किसने लिखा, जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरा आपकी एक पुस्तक होता है विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है, ठीक है। और इसके आपका आंसर क्या, और इसमें आपका आंसर इंडिया डिवाइडेड की बात करते हैं तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अबुल कलाम के इंडिया विंस फ्रीडम, इंदिरा गांधी जी के आपको हो गया माई ट्रूथ और इंटरनल इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी के भारत का खोज और विश्व इतिहास की झलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत के रूप में लागू किया गया, कौन सा प्रणाली, एकता। देखिए एकता जो है, एकता क्या था, एकता एक भूमि का टुकड़ा होता है, एकता जो है ये भूमि का टुकड़ा, ठीक है, भूमि का टुकड़ा को क्या कहा जाता था, एकता, ठीक है। कब, सल्तनत काल की बात कर रहे हैं, सल्तनत काल में एकता जो है एक भूमि का टुकड़ा हुआ करता था, ठीक है, भूमि का एक टुकड़ा हुआ करता था और जिसके नियंत्रणकर्ता को मुक्ति कहते थे, क्या कहते थे, मुक्ति, ठीक है,
भूमि के टुकड़ा के जो नियंत्रण करता है मुक्ति कहते थे, मुक्ति या फिर बलि कहा जाता था। ठीक है, इस चीज का जो है, ठीक है, और एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू करने वाले कौन थे, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। क्या होगा, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। यह के 1226, कब 1226 में जो है इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया, 12, 30, 24 या इनमें से कौन। ठीक है, देखिए विश्व के प्रमुख, देखिए विश्व के प्रमुख टाइम जोन की बात करते हैं, टोटल जो है 24 टाइम जोन में विभाजित किया। कितना, 24, 24। ठीक है, देखिए देशांतरों की संख्या कितने हैं, 360। 360 को अगर 24 से भाग देंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री, यानी कि पर 15 डिग्री में एक टाइम जोन है, पर 15 डिग्री में एक टाइम जोन है, 15 डिग्री में एक टाइम जोन है। टोटल टाइम जोन कितने हैं, 24 टाइम जोन है। ठीक है, 24 टाइम जोन है। ठीक है, 15-15 डिग्री में एक एक टाइम जोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपके 12, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की मानक उत्तर रेखा, ठीक है, भारत की मानक रेखा कितने डिग्री का, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर या 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। बताइए आपका आंसर क्या होगा। देखिए भारत का जो टाइम जोन होता है प्लस में 5:30 लिखा जाता है, 5:30 लिखा जाता है ना, 5.5 घंटे आगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, पूर्वी देशांतर में होता है। ठीक है, क्या होता है, पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट में, इसको टाइम जोन में हम अगर देखते हैं तो 5.5 घंटे, लगभग 5.5 घंटे प्लस में। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची शिखर कौन सा है। अरावली पर्वत श्रेणी में जो है सबसे ऊंची शिखर प्रणाली, डोडा बेटा, पंचमढ़ी, गुरु शिखर या अनाईमुड़ी। आपसे पूछा अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर की बात करती है, तो सबसे ऊंचा शिखर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु शिखर। क्या होगा, गुरु शिखर। देखिए नाम से भी आप ध्यान रख सकते हो, गुरु शिखर। ठीक है, नाम में भी आपको वजन लग रहा है ना, गुरु शिखर सबसे ऊंचा शिखर प्रणाली है हाँ अरावली पर्वत श्रेणी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अगर गुरु शिखर, इसकी अगर ऊंचाई की बात करती है, इसकी ऊंचाई लगभग आपको होता है 1722 मीटर, 1722 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, ठीक है, और ये छोटी जो कहाँ है, राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपके, क्वेश्चन नंबर 14 है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के ग्रह के, पृथ्वी जो ग्रह है इसके फेफड़े के रूप में जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी का लंग्स कौन सी है, टैंगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन या उत्तर पूर्वी भारत के वन। देखिए पृथ्वी का जो लंग्स या फेफड़े की बात करते हैं तो अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये शायद सभी लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है यूरेनियम खनन भंडार पाए गए। ठीक है, किस राज्य में, आपसे पूछा किस राज्य में, भारत के किस राज्य में जो है यूरेनियम खनन भंडार पाए गए, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर क्या होगा। देखिए भारत में जो झारखंड, एक तो आपके हो गए झारखंड, उसके बाद आपके है आंध्र प्रदेश, झारखंड और आंध्र प्रदेश, झारखंड तथा आंध्र प्रदेश में यूरेनियम के भंडार मिले। ठीक है, यूरेनियम के भंडार कहाँ पर, झारखंड और आंध्र प्रदेश के। इसके अलावा देखिए झारखंड और आंध्र प्रदेश यहाँ आपके ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कहाँ मिले, राजस्थान में भी मिले। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, राजस्थान में यूरेनियम खनन का भंडार पाया गया। देखिए यूरेनियम जो है दुनिया के सबसे दुर्लभ खनिजों में से एक माना जाता है, सबसे दुर्लभ खनिजों में से एक माना जाता है यूरेनियम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई, 1989 को, 1991 को, 1990 को या फिर 1992 को। देखिए भारत में नई आर्थिक नीति जो 1991 में अपनाई गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा 1991 में। इनके द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है कौन थे उस समय, पीवी नरसिम्हा जी थे, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, 1991 में जब नई आर्थिक नीति को अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। ठीक है, नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई थी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है, एम विश्वेश्वरैया, श्रीमन नारायण, के एम मुंशी या एम एन राज। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 1 एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, लिखा है, कब लिखा था इन्होंने, 1934 में लिखे थे। कब लिखा था, 1934 में लिखा था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है गरीबी उन्मूलन। बहुत आता है ये क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है गरीबी उन्मूलन का था, गरीबी उन्मूलन का। प्रथम वाला, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी या फिर सप्तमी बताइए। गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी उन्मूलन कौन से पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य था, कौन से पंचवर्षीय का उद्देश्य था। देखिए गरीबी उन्मूलन का जो एक नारा जो है पंचमी पंचवर्षीय योजना में था। कब था, पंचमी पंचवर्षीय योजना में था, ठीक है, पंचमी पंचवर्षीय योजना। और पंचमी पंचवर्षीय योजना की अगर समय अवधि की बात करते हैं तो आपका 1974 से लेकर 1974 से 1978 का था, ठीक है, गरीबी उन्मूलन का नारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, भारत में जीएसटी कब लागू की गई, भारत में जीएसटी कब लागू की गई, 2012, 2019, 2015 या 2017। जीएसटी की बात करते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जो है जीएसटी वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 में लागू, ठीक है। और जीएसटी का प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, प्रथम अध्यक्ष जो है स्वर्गीय अरुण जेटली जी। कौन थे, अरुण जेटली। प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, जीएसटी के प्रथम अध्यक्ष अरुण जेटली जी। आप कमेंट करके बताइए वर्तमान में भारत में जीएसटी के अध्यक्ष, जीएसटी के कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, फसल बीमा योजनाओं में से कौन सही नहीं है, फसल बीमा योजनाओं में कौन सही नहीं है। पहला आपके देखा है व्यापक फसल बीमा योजना 2015। देखिए व्यापक फसल बीमा योजना जो है 2015 में नहीं है, ये जो है आपके 1985 में आए थे। कब, 1985 में व्यापक फसल बीमा योजना। तो आपसे नहीं वाला पूछा, नेगेटिव वाला, तो यही आपका आंसर हो गया। दूसरा आगे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये जो है 99 से 2000 के बीच में था, 99 से 2000। और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की बात करें 2010 से 16। प्रधानमंत्री फसल बीमा ये 2016 में, ठीक है, 2016 में लाया गया। क्लियर है। आपका जो नेगेटिव वाला कौन सा था, नेगेटिव नहीं वाला पूछा, व्यापक फसल बीमा योजना 2015 ना होकर 1985 में हुआ था, ठीक है। और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 99 से 2000 के बीच में। और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2010 से 16। और प्रधानमंत्री फसल बीमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये भी क्वेश्चन काफी आता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है। राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, वित्त सचिव करता है या वित्त मंत्री करता है, ठीक है। आप राष्ट्रपति आंसर मत दीजिएगा, इसमें आंसर होगा आपके लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष जो है अनुच्छेद आपके 110 के अंतर्गत जो है, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया। और कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय जो है केवल लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और इसकी जो है अनुशंसा या संस्तुति जो है राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और जो है धन विधेयक जो है पेश किस में किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहां पर, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और राज्यसभा में जो इसकी अनुमति की बात करते हैं तो 14 दिन का टाइम दिया जाता है। 14 दिन के अंदर जो है राज्यसभा द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। अगर 14 दिन के अंदर अनुमति प्रदान नहीं करती है तब भी राज्यसभा द्वारा इसको पारित ही माना जाता है कि धन विधेयक पारित होगा, ठीक है। लोकसभा इसमें मैंने लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और 14 दिन का टाइम पीरियड होता है राज्यसभा के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 239 या अनुच्छेद 219 किसके अंतर्गत जो है पंचायत को संवैधानिक दर्जा दी गई। देखिए पंचायत को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243, 243, ठीक है, 243 के अंतर्गत प्रदान किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रदान की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 जो सूची वन को सेकंड जो है सम्मिलित करना है और नीचे दिए कोड का प्रयोग करती है सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन पे ये इमेज नहीं आ पा रहा, कोई दिक्कत नहीं। पहला देखिए, पहला आपके भारतीय संविधान का भाग 9, भाग 9 किससे संबंधित है, भाग 9 आपके पंचायती राज से, भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। दूसरा भारतीय संविधान का भाग 8 की बात करती है, भाग 8 किससे संबंधित है, संघ और राज्य से, ठीक है। इसमें आपके हो जाएगा भाग 8 हो जाएगा, संघ और राज्य क्षेत्र से है। और भारतीय संविधान के भाग चौथा ए की है, 4A की बात करती है तो इसका संबंध जो है मूल कर्तव्य से है, ठीक है। 4A की बात करते हैं मूल कर्तव्य से है, ठीक है। लास्ट आपके रह गया भारतीय संविधान का भाग 9A की बात करते हैं वो आपकी नगर पालिका से हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो रहा है, देखिए पहले का आंसर देखिए, पहले का आपके हो गया, पहले का आपके होगा 3, ठीक है। दूसरे का देखिए, दूसरा 8वां वाला आपके हो गया 1, ठीक है। और उसके बाद सी का आंसर देखिए 4A आपके हो जाएंगे इसमें चौथा, 3 1 4 2 हो जाएगा, 3 1 4 2। देखिए
3 1 4 2 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर संविधान का भाग आपके 9 की बात करते हैं, पंचायत से है। भारतीय संविधान भाग 8 की बात करते हैं तो भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र से है। भारतीय संविधान का भाग 4A की बात करते हैं तो 4A आपके मूल कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 9A की बात करते हैं तो 9A जो आपकी कौन सा? नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है? नेगेटिव वाला पूछा। ऐसे ही आजकल क्वेश्चन पूछते सडनली आप आंसर दे देते हो। क्वेश्चन पूरा रीड करिएगा, आराम से रीड करिएगा। नहीं वाला पॉइंट में कई बार धोखे में आप पॉजिटिव वाला आंसर देके आ जाते हो। देखिए पहला देखिए, काम करने की मानवीय दशाओं का उपबंध। पहला क्या है? काम करने की मानवीय दशाओं का उपबंध। ठीक है, उपबंध की बात करते हैं, ये आपके अनुच्छेद कितने के अंतर्गत है? अनुच्छेद 42 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत देखिए आपसे पूछा कौन सा उपबंध नहीं है। ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उपबंध। शिक्षा का उपबंध ये आपके अनुबंध या अनुच्छेद आपके किसमें? अनुच्छेद 45 में है। ठीक, नेक्स्ट आपके भारतीय सभी लोगों में सामंजस्य और सामान्य सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका आपके किसी भी उपबंध या अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है। न्यायपालिका का कार्यालय से अलगाव, न्यायपालिका का कार्यालय से अलगाव की बात करते हैं, ये आपके अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद आपके है 50 में है ना, 50 में। तो आपके इसमें नेगेटिव वाला कौन सा है? नेगेटिव वाला ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब देख लीजिए अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था बैंकों की राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से या चकमा समस्या से। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, दिनेश गोस्वामी समिति का गठन की बात करती है। इनके गठन जो इसके गठन जो है 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में। किस लिए? निर्वाचन सुधारों के परिप्रेक्ष्य में, निर्वाचन में सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इन्हीं के समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि सभी चुनाव में जो है ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। देखिए बेकिंग सोडा जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? खाने वाले सोडा भी कहते हैं ना, खाने वाले सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम पूछा। रासायनिक नाम क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसके फार्मूले की बात करते हैं, फार्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और अगर धावन सोडा की बात करते हैं, धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। इसकी फार्मूला क्या होता है? Na2CO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन या ये गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड या फिर चार्टवी। देखो बचपन में आपने एक ट्री याद किया था, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, है ना? तो ये बहुत किए होंगे। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन या फिर थॉमसन। ठीक है, और पास से प्रोटॉन हो जाता है। प्रोटॉन की कौन मानते हैं? रदरफोर्ड। प्रोटॉन की रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड के साथ सम्मिलित रूप से कौन थे? गोल्डस्टीन। ठीक है, और ना से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, ना से न्यूट्रॉन, और साथ से चार से आपके हो जाएंगे चार्टविक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईट पर नाच, इसे इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, और पर होगा पास से प्रोटॉन हो गया, आर से रदरफोर्ड हो गया, नाच ना से न्यूट्रॉन और चार से चार्टविक। ठीक है, इस तरह से हम याद रख सकते हैं इनकी खोज करता होगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। ठीक है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड की ये आपके प्रोटॉन के हो जाएंगे और चार्टविक आपके न्यूट्रॉन के होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होता है? देखिए एक हॉर्स पावर जो है 740 वाट के बराबर होता है। कितने? 740 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर, 1 HP। ठीक है, 1 HP के पूछा आपके, तो 740 वाट के बराबर होता है। ये क्या होता है? शक्ति मापने की इकाई होता है। क्या होता है? शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या फिर हम बोलते हैं सामर्थ्य। ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य का इकाई है, इकाई नापने की इकाई। आपके क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया ए 1 HP = 740 वाट। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, चाल की या विस्थापन की? देखिए प्रकाश वर्ष जो है लंबी दूरी नापने का इकाई है। ठीक है, दूरी नापने की इकाई है। ठीक है, खगोलीय पिंड वगैरह इनकी दूरी नापने के लिए यूज किया जाता है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.46 मल्टीपल 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है आपके एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी नापने की एक इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्बाध में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में निर्बाध में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर आपका 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, नींबू में वो होता है, क्या क्या बहुत मात्रा में होता है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी है, नींबू किसमें होगा, विटामिन सी होगा ना, विटामिन सी। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, और विटामिन सी आपके जितने आपके खट्टे पदार्थ जैसे आपके नींबू हो गया, संतरा हो गया, इससे प्राप्त होता है। विटामिन ए की प्राप्ति बात करते हैं, विटामिन ए की प्राप्ति किससे हो सकता है, एक तो गाजर होता है, ठीक है, गाजर हो सकता है। ठीक है, और विटामिन बी की बात करते हैं, विटामिन बी के स्रोत की बात करते हैं, विटामिन बी के स्रोत एक तो दही हो जाएगी, दूध वाले प्रोडक्ट काफी होता है इसमें, दही, पनीर, दूध भी हो सकता है, विटामिन बी की बात करते हैं। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से अगर बीमारी की बात करते हैं तो आपके रतौंधी नामक बीमारी हो सकता है, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी जो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को कम दिखाई देना। विटामिन बी से संबंधित आपके वेरी वेरी रोग होते हैं, कौन सा, वेरी वेरी, जाने के विटामिन सी आपके स्कर्वी रोग, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी वेरी वेरी। ठीक है, आपको काफी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, इससे भी आपका बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 अब थोड़ा मैथ का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में जो है 92% छात्र उत्तीर्ण हुए थे। ठीक है, कितने परसेंट, 92 स्टूडेंट जो है वो पास हुए थे, और 480 छात्र जो अनुत्तीर्ण, ठीक है, यानी कि 480 छात्र जो है वो क्या हो गए, फेल हो गए। उस परीक्षा में कितने छात्र जो है शामिल हुए थे, ठीक है, कितने स्टूडेंट शामिल हुए थे, आपका क्वेश्चन नहीं है। 5800 बच्चे बैठे थे, या 6200, या फिर 6000, या फिर 5000। देखिए इस क्वेश्चन को आप इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए टोटल हमेशा जो होता है वो 100% होता है, ठीक है ना, टोटल को हमेशा 100% मानेंगे, टोटल हमेशा 100% होता है अपने आप में। ठीक है, अब जो है पास कितने हुए, पास हुए आपके 92%, तो फेल कितने हुए, अनुत्तीर्ण कितने हुए, अनुत्तीर्ण की बात करते हैं, अनुत्तीर्ण कितने हुए, फेल कितने हुए भाई, 100 में से अगर 92 घटा दोगे तो आपका बच्चा 8%, इनके 8% बच्चा फेल हुए। और जो है यहाँ 8% की वैल्यू जो है कितना देके रखा है, 480 देके रखा है। तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 8 से 48, यानी कि 1% की वैल्यू आपका कितना होगा, 60 हो गया। ठीक है, 60 हो गया, तो 100% की वैल्यू कितना होगा भाई, 100% की निकालो तो 100 के साथ, अगर 100 के साथ हम 60 का गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 6000। सिंपल सी है ना, तो 6000 बच्चे जो है एग्जाम देने बैठे थे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले फेल स्टूडेंट गिवन है, जो गिवन है उसी से सॉल्व करते हैं, उसी की सहायता लेके सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज किसी और से सॉल्व करने जाओगे तो लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है, अनुत्तीर्ण कितने हुए, फेल कितने हुए, 8% पे भाई, 92% पास हुए तो 8% फेल हुआ, टोटल 100% हो गया, तो 8% बराबर कितना रखेंगे, 480, और 1% की वैल्यू आ जाएगा 8 से 48, आपके बन गए 60। जब 1% की वैल्यू आपके 60 हो गया तो 100% की वैल्यू 100 से गुना कर दो, 2 जीरो इसमें लगाएंगे, आपके 6000 हो गया, सिंपल सा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या कर रहा है, 0.6 की पावर 4 माइनस 0.5 की पावर 4, 0.2 की पावर 0.6 की पावर 2 प्लस 0.5। देखिए सिमिलर डिजिट है, बस ऊपर का कंडीशन यहाँ पर देखते हो, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है, प्लस है। आपके आराम से एक फार्मूला बन रहा है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस होता है ना, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। एक बार प्लस लिख के ब्रैकेट में लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पर आप देखते हो ये इसको एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखते हैं, सकते 0.6 इसके पावर 2 फिर पूरे के पावर में 2। ठीक है, माइनस 0.5 इसके पावर 2 फिर इसके पूरे के पावर में 2। नीचे हमारा 0.6 इसके पावर 2 और प्लस में 0.5 इसके पावर 2। यहाँ पर आप एक बार प्लस एक बार माइनस आराम से कर सकते हो, 0.6 प्लस का 0.5 इसके पावर एक बार प्लस में लिख दिया, और एक बार माइनस में लिखेंगे 0.6 माइनस 0.5 है ना, और नीचे आ जाएगा 0.6 के पावर 2 प्लस 0.5 के पावर 2। ठीक है, इसके पावर 2 है। ये वाला पोर्शन जो आपके प्लस वाला पूरा पूरा कट जाएगा, आपका बचा कितना, बचा आपके माइनस वाला। ठीक है, देखिए माइनस वाला आपके बचे, माइनस वाला आपके क्या है, 0.6 के पावर 2 और माइनस का 0.5 के पावर 6 कितना होता है, 36 हो जाएगा ना, 36 डेसिमल ये लग जाएगा, 5 5 25 इसमें माइनस करेंगे, आपका हो जाएगा 6 में से 5 गए, आपके 1 हो जाएगा, 3 में से 1 हो जाएगा, यानी 0.11 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। मैथ के जितने क्वेश्चन आपके बनता है मैक्सिमम बहुत सिंपल क्वेश्चन, जिसकी मैथ थोड़ा एवरेज की स्टूडेंट भी मैथ का 20 तो आराम से ग्राफ वाले तो सोल्व कर ही सकते हो। ठीक है, आपके जो 4 ग्राफ और तालिका से संबंधित उसमें आराम से नंबर आप गेन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये भी मैथ का क्वेश्चन है, 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि उनमें अंतिम संख्या जो है 20 हो तो पहली संख्या कितना हो। देखिए 4 संख्या है, ए बी सी और डी लेते हैं। ठीक है, चारों संख्याओं में जब पहले 3 का औसत, देखिए पहले यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का औसत देख रखा है कितना, 3 का औसत 16 देख रखा है, 16 को अगर 3 से गुना है, तीनों का औसत देख रखा है ना, तो 16 थी 48, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलकर आपके 48 हो रहा है। दूसरा अंतिम 3 मतलब सिंपल सी आपके ये लास्ट के 3 पूछा है ना, लास्ट के 3 है, तो लास्ट के 3 कौन सा हो गया, बी प्लस सी प्लस डी, इसका देख रखा आपके कितना 15। ठीक है, तो 15 गुना यहाँ पर 3 करेंगे तो बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 45। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन में हमें एक चीज कॉमन दिख रहा है, ये अगर इसको माइनस करोगे तो बीसी कट जाएगा, बीसी कट जाएगा आपके ए और डी बचा, ए में से डी माइनस करेंगे सिंपल से, तो वैसे 48 में से हम 45 माइनस करेंगे तो 48 माइनस 45। ठीक है, इक्वेशन हमने अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो पहले में से दूसरे को हमने माइनस किया, समीकरण 1 में से 2 को माइनस करोगे, इसमें समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा, तो बीसी हमारा कट जाएगा, रह जाएगा ए माइनस डी और इधर होगा 48 माइनस 45। तो यानी कि आप डी के वैल्यू देखे रखा है, मतलब अंतिम संख्या आपके कितना देखे रखा है, 20 देखे रखा, तो ए माइनस 20 करेंगे बराबर रखे आ जाएगा 3, तो 20 उधर जाएगा, हमने 3 प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि आपके हो जाएगा 23। ए के वैल्यू कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। पहला पूछा है तो पहला आपका 23 आ रहा है,
ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो दोस्तों कमेंट कर दीजिए अगर क्लियर है तो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। अभी पर स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आराम से बाद में आप देख लीजिए, वीडियो को बैक करके आप देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने 36 मल्टीप्लाई 18 और 125 मल्टीप्लाई 75 इक्वल्स टू। देखिए सभी आंसर जो आपके पावर में देख रखा है, नीचे आपके 5 है, ऊपर 6 है, यानी कि हम इसको पावर में एक्सपोनेंट में ही सॉल्व करेंगे। 36 को हम 6 के पावर 2 लिख सकते हैं और 18 को 6 गुना 3 लिख सकते हैं ना। इधर 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 और 75 को 25 3 75, यानी कि 25 गुना 3, 3 से 3 काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि गुना में घातें जुड़ती है, तो 6 की घात 2 और 6 की घात 1, अब क्या हो जाएगा 6 की घात 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 की घात 3 और 25 को हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब 6 की घात 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 की घात 3 और 5 की घात 2 कितना हो रहा है, 5 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 6 की घात 3 और 5 की घात 5 पावर 3 और 5 पावर 5। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सी मिल रहा है ना जी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये भी आपके मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन आपके पूछा 121, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 81। इसका आपका आंसर फाइंड करें। देखिए जहां जहां क्वेश्चन में हम एक्स वगैरह कुछ भी लिख लीजिए, एक्स है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 121 से गुना मत करिएगा, 121 गुना 81 ऐसे लिखिए, और इधर एक्स और एक्स का अगर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, और आपको पता है कि स्क्वायर हटाती है, और आपको पता है स्क्वायर हटाता है तो रूट लगता है ना, 121 का रूट हो जाएगा गुना में 81 इक्वल टू एक्स। और 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 11, तो 11 121, यहाँ पर 9 गुना 9, 9 में 81, तो दो का जोड़ा बनाते हैं, इसमें से 11 इसमें से 9, तो आपका हो जाएगा 11 ने 99। ठीक है, 99 आपका आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन सी इसमें भी करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सी क्लियर है ना, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस श्वास, या फिर उद श्वास या उद श्वास। देखिए जहां पर आधा चाहता ये वाला होता है ना, ये आपके व्यंजन संधि होता है। कौन सा संधि होता है, व्यंजन संधि। ठीक है, तो ये जो चाहे आपके किसमें चेंज हो जाएगा, ता में चेंज होगा, उत प्लस श्वास, उद श्वास। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी जो ये आपका करेक्ट आंसर, हलंत लगाना है। ठीक है, ये क्योंकि ये व्यंजन जो है, ये व्यंजन जो है बिना मात्रा के। ठीक है, तो उद श्वास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सी जो है, ऑप्शन नंबर जो आपके सी ये करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37। पेट में दारी का होना, पेट में दारी का होना, पेट में दारी होना का अर्थ, पेट में दारी होना का अर्थ क्या है, धूर्त प्राणी, रोग ग्रसित प्राणी, या पेट तथा लंबी दारी होना, या फिर देखने में सीधा किंतु चालाक होना। ठीक है, तो आपका आंसर यही होगा, पेट में दारी होना का अर्थ होता है देखने में हमको सीधा लगे लेकिन किंतु वो चालाक होना। ठीक है, देखने में सीधा किंतु चालाक होना, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा, देखिए जहां हम जा नहीं सकते उसको हम क्या बोलते हैं, जहां जा नहीं सकते। हाँ, जाना कठिन होता है उसे हम दुर्गम कहते हैं, जाना कठिन उसे हम दुर्गम कहते हैं। जहां जाना आसान होता है, उसे हम कहते हैं सुगम। और जहां पहुंच ना सके उसको क्या बोलेंगे, जहां पहुंच ना सके उसको हम बोलते हैं अगम्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द। देखिए मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, मृगेंद्र का पर्यायवाची आपके शार्दुल है, आही है, हिरण है, या कुरंग हो। देखिए मृगेंद्र का पर्यायवाची आपको हो जाएगा शार्दुल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा शार्दुल होगा। ठीक है, शार्दुल होगा मृगेंद्र शब्द का, शार्दुल हो गया, उसके बाद वनराज हो जाएंगे, उसके बाद आपके हो सकते हैं मृगराज हो सकता है, मृगराज हो सकता है। ठीक है, और आही की बात करते, आही का पर्यायवाची क्या होगा, आही मतलब क्या होता है, नाग होता है ना, नाग, सांप। ठीक है, उसके बाद आपके भूजंग, और एक होता है आपके उर्ग, ध्यान रखिए उर्ग। ठीक है, वैसे हिरन का तो आपको पता होगा, हिरन का क्या होगा, सिंपल सी है मृग। ठीक है, मृगराज की बात करते वो मृगेंद्र का हो गया, शार्दुल का हो गया, लेकिन हिरन की बात करते हिरन का मृग होगा, केवल मृग। ठीक, मृग। और उसके बाद सारंग हो सकता है, सारंग। फिर आपके हो सकता है हरिण। ओके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 40। देखिए अतिवृष्टि का विलोम शब्द पूछा, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, अनावृष्टि। सिंपल सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके इंग्लिश का पैराग्राफ, इसमें इंग्लिश का पैराग्राफ। देखिए इंग्लिश का पैराग्राफ आप कैसे सॉल्व करते हो, इंग्लिश का पैराग्राफ अगर सॉल्व करने जाओगे आप तो सबसे पहले पूरी पैसेज मत रीड करिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन अब क्या है, मॉडर्न मेडिसिन इज प्राइमरली कंसर्न विद, मॉडर्न जो मेडिसिन रहता है इज प्राइमरली कंसर्न विद। ठीक है, तो आपको देखिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन के बाद फिर आपको आंसर सर्च करना, यही बेटर तरीका होता है, समय भी बचत होता है इससे। ठीक है, पहला आपके प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ, उसके बाद पीपल सफरिंग फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, या फिर आपके पीपल सफरिंग फ्रॉम रियल इलनेस, या फिर इंक्रीज इफिशिएंसी इन वर्क। देखिए मॉडर्न मेडिसिन इज प्राइमरली कंसर्न, किसका कंसर्न करते हैं भाई, देखिए आपको आंसर आपको यही बड़ा ढूंढ लीजिए। देखिए यहाँ पर है क्या दिख रखा है, मॉडर्न मेडिसिन इज कंसर्न किसमें, विद प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। मिल गया ना आंसर। आप पूरा पैसेज रीड करते आपका कितना टाइम खराब होता, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर है, प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। मॉडर्न मेडिसिन इज कंसर्न करता है किसमें, प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ की प्रमोशन करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, अ हेल्दी मैन शुड बी कंसर्न विद, हेल्दी मैन को क्या होना चाहिए भाई, हिज वर्क विद गुड हेल्थ,
सिंपल सी है। मेक पॉसिबल हिज वर्क विच गुड हेल्थ, भाई ऐसा वर्क जो उसके गुड हेल्थ के लिए मेक पॉसिबल हो। लुकिंग आफ्टर हिज हेल्थ, भाई लुकिंग आफ्टर हेल्थ ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, फिर भी हम पैराग्राफ देख लेंगे। हिज हेल्थ विच मेक वर्क पॉसिबल, ठीक है, ये भी सही लग रहा है कुछ पॉजिटिव में। टेकिंग अबाउट हेल्थ, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, सी और ये, इन दोनों में से एक हो सकता है। देखिए आप देख लेते एक बार आंसर क्या हो सकता है। We talk about the health all of the time at for the most only result of more people are with imaginary illness, ठीक है। The health man should not be wasting any time talking about health, ठीक है। एक है टाइम खराब नहीं करना, टॉकिंग अबाउट भाई हेल्थ के बारे में बात करें, टाइम नहीं खराब करना। ही शुड बी यूजिंग द हेल्थ फॉर वर्क, भाई उसको क्या करना है, शुड बी यूजिंग हेल्थ फॉर वर्क, द वर्क इज डज नॉट द वर्क दैट गुड हेल्थ मेक पॉसिबल, ठीक है, दैट गुड हेल्थ मेक पॉसिबल। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट ही सही हो रहा है ना, हिज वर्क विच गुड हेल्थ मेक पॉसिबल, ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट ही करेक्ट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके 42, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। अब इससे पैसेज से दो ही क्वेश्चन आपके स्पेशल मिला, आपका क्वेश्चन देखिए, आपके सिनोनिम्स का हो गया, एंटोनिम्स का हो गया, फिर आपके ये वन वर्ड सिचुएशंस हो गया, यानी दो क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से, दोनों क्वेश्चन अपना फाइंड हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे पैराग्राफ की यूज नहीं है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन आपका है पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रिगार्ड, भाई रिगार्ड का सिनोनिम्स क्या होगा, रिस्पेक्ट हो सकता है, थिंकिंग बिल्कुल नहीं भाई, लवफुल नहीं, सस्पेंसियस ही का होगा, रिस्पेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सिनोनिम सिमिलर मीनिंग पूछा, सिनोनिम रिगार्ड का रिस्पेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ वोकल, वोकल मतलब भाई जिसे बोलते हैं टॉकाटिव, और ज्यादा बोलना चाहिए, टॉकाटिव हो सकता है, ठीक है, ना बोलने, वैल्यूएबल नहीं, काम मतलब शांति बनाए रखना, क्विट भाई ये भी शांत रहना, साइलेंट हो सकता है, साइलेंट एंटोनिम्स पूछा, साइलेंट होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा वोकल का, ठीक है। टॉकेटिव वोकल में सो क्या हो गया टॉकेटिव, और आपके साइलेंट में क्या हो जाएगा, साइलेंट में नॉट टॉकेटिव, क्या होता है नॉट टॉकेटिव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द टू वर्क एमलेसली, भाई एमलेसली चलना भाई एम्बल होगा, सिंपल सी, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एम्बल होगा भाई, टू वर्क एमलेसली एम्बल होगा, क्रॉल तो नहीं होगा, स्प्रिंट भी नहीं होगा, स्लेटर भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने 364 रेशियो 183, फिर ये क्वेश्चन देखिए 462 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब इन दोनों में आप एक रिलेशन देखिए, 183 है, लगभग इसके आधा के बराबर है, यानी कि 364 को अगर आधा कर देंगे तो हमारा कितना होगा 182, और यहाँ पर 183 यानी कि एक इसमें जुड़ गया, यानी कि 183 हो गया ना। और इसका भी आधा करके देख लीजिए, 462 है, 462 को आधा करेंगे 2 1 2 2 3 231, और इसमें एक जरेंगे यानी कि 232 होगा, 232 जोड़ने पर हो रहा है ना, देखिए ऑप्शन है बिल्कुल, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन विषम को छाटिए, इसमें से जो विषम है उसको हमें बताना है, 733 514 218 345, इसमें जो है विषम कौन सा अलग है। देखिए 733 यानी कि आपके देखिए ये होता है क्यूब, होता है 9 का क्यूब ना, 9 का घात 3 कितना होता है 729, 729 में आप कितना जोड़ रहे हो भाई, 9 की घात 3 जो है आपको होता है 729, इसमें प्लस में 4 हो रहा है ना, 4 यानी कि 2 की घात 2, ठीक है, 514 यानी कि आपको हो जाएगा 8 की घात 3 512 में 2 जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 214 यानी कि आपके 6 की घात 3 कितना होता है 216 प्लस का 2 218, 345 क्या होता है 7 की घात 3 343 प्लस का 245, ठीक है। सब में 2 2, देखिए सब में जो है घात 3 प्लस 2 घात 3 प्लस 2 घात 3 प्लस 2, पहला वाला ऑप्शन में घात 3 करते 9 की घात 3 करने के बाद फिर 4 जोड़ना पड़ रहा है, कितना जोड़ना पड़ रहा है 4 जोड़ना पड़ रहा है, यानी कि ऑप्शन ये ही जो है अलग है। विषम को छाटना है आपको, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का ब्लड रिलेशन से है, पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, आर एस का भाई है, यदि टी आर की माँ है तो पी का टी से क्या संबंध है। देखिए ब्लड रिलेशन में आपको अगर कोई डाउट है, इसका अलग सेपरेट क्लास भी रखा है प्ले लिस्ट में, आप देख सकते हो। ब्लड रिलेशन के हो गया, रीजनिंग के नंबर सिस्टम से होगा, अभी जो लास्ट पोर्शन हुआ था, तो इस टाइप के पोर्शन आपको पूरे अलग से क्लास भी मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें जो जेंडर का सिंबल, जैसे अगर पुरुष है तो उसको हम चौकोर में लिखेंगे, और महिला है तो उसको सर्कल में, ठीक है। जेंडर होता है तो और जो जनरेशन की बात करते हैं, जनरेशन अप डाउन, जितना नीचे जा रही है जनरेशन तो नीचे की तरफ, और ऊपर जा रहे तो ऊपर की तरफ। देखिए यहाँ पर पी क्यू का भाई है, भाई पी जो है क्यू का भाई है, तो ये तो कब कंफर्म हो गया, पी जो है लड़का है ना, सिंपल सी पुरुष हो गया, क्यू का भाई है, अब क्यू क्या है लड़की है लड़का है हमें कंफर्म नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एस पी का पिता है, एस पी का पिता है, एस जो है पी का पिता है, पी का पिता कौन हो गया एस हो गया, ठीक है, तो ये भी कंफर्म हो गया, ये पुरुष हो गया एस। आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, एस का भाई कौन हो गया आर हो गया, तो ये भी कंफर्म हो गया है ना, ये भी पुरुष हो गया। यदि टी आर की माँ है, यदि टी जो है आर की माँ है, टी जो है आर की माँ है, इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। अब टी आर की माँ है, आर की माँ कौन है टी है, की माँ है, इसको सर्कल बनाएंगे, जेंडर आपकी फीमेल केयर है, तो पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी के संबंध, भाई ये इसके पिता है, पिता के भाई भाई है, इसके क्या हो जाएगा चाचा, चाचा इसके मम्मी भाई इसके पापा की मम्मी, तो क्या हो गया इसके भाई ये क्या हो गया दादी, यानी कि आपके पी के संबंध है, पी आपके हो जाएंगे पोता। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा 48, ठीक है ना, क्या हो रहा है पोता हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपके 49, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, यदि 5 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार था तो 1 जनवरी 2023 को विधाता का कौन सा दिन हो।
ठीक है, बृहस्पति बुध मंगल या सोमवार। देखिए 5 जनवरी पहले हम देखते हैं, 5 जनवरी 2000 बृहस्पति। अब नेक्स्ट अगले साल 5 जनवरी 2012 की बात करते हैं। 5 जनवरी 2012, देखिए 2012 जो है आपके लीप ईयर्स हो गया, लीप ईयर्स हो गया, यानी कि तो लीप ईयर्स में क्या 2 विषम दिन होता है, ठीक है। तो आपके बृहस्पति के बाद शुक्र शनि, यहाँ होगा शनिवार, ठीक है, शनिवार हो गया। फिर 5 जनवरी 2013 की बात करते हैं भाई, 1 विषम दिन होगा रविवार। लेकिन हमसे 5 तारीख का नहीं पूछ रहे, हमसे पूछ रहे 1 तारीख को। इससे हम 4 दिन पीछे जाएंगे, रवि से पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 पीछे जाना। रवि से पहले कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। शनिवार से पहले होगा शुक्रवार, शुक्रवार से पहले हो जाएंगे आपके बृहस्पति, बृहस्पति पीछे जा रहे हैं ना, बृहस्पति से पहले हो जाएंगे आपके कौन सा, बृहस्पति से पहले आपके क्या हो जाएगा, बुधवार, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन जो आपके बी नंबर करेक्ट हो रहा है, बुधवार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का। क्लियर है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है। सामान्य वर्ष में भाई 52 सप्ताह 1 दिन होता है, ठीक है। और जो लीप ईयर्स होता है ना, लीप ईयर्स में 52 सप्ताह 2 दिन होता है, ठीक है। तभी यहाँ पर 2 जोड़ा, बृहस्पति बाद शुक्र ना होकर शनि हुआ, शनि के बाद यहाँ पर रवि हो, क्योंकि यहाँ पर 1 विषम दिन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या करा, देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या करा है, सभी तारे जो है वो चंद्रमा है, और सभी चंद्रमा जो है ग्रह है, और सभी ग्रह जो है गोल है। इसका निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है आपके। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बना लीजिए। सभी तारे चंद्रमा है, ठीक है, जितने भी तारे हैं वो सारे क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। जितने तारे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, चंद्रमा के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। ये जितने तारे वो चंद्रमा होगा, ठीक है। सेकंड कह रहा है सभी चंद्रमा जो है ग्रह है, जितने चंद्रमा है वो सारे का सारे किस में आ जाता है, ग्रह में आ जाता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आपका कह रहा है सभी ग्रह जो है गोल है, जितने ग्रह है वो सारे का सारे क्या है, गोल है, ठीक। अब स्टेटमेंट देख लीजिए, क्या निष्कर्ष देख रखे, इसका निष्कर्ष क्या निकलते हैं। पहला निष्कर्ष इसने कहा कि सभी चंद्रमा के तारे होने की संभावना है, सभी चंद्रमा के जितने चंद्रमा है, ठीक है, ये जो चंद्रमा है सभी के सभी तारे होने की संभावना। देखिए इधर जो चंद्रमा की संख्या भाई, इसके अंदर की तरफ जब भी जाते हैं ना, अंदर के गोले की तरफ, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता, संभावना है कह रहे ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कह रहे हैं सभी तारे गोल है। देखिए सभी ये जितने तारे हैं ये सभी गोल के अंदर, ये एक संभावना हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन कैसे होता है, केवल एक सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, या ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। तो आपका आंसर क्या रहा है, आपका आंसर जो है केवल दूसरा सही है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा केवल दूसरा ही सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक। देखिए दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके आगे आपके 50 क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा, आप जरूर बताइए, ठीक है। लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो का लिंक, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेट की क्लास भी आपको कंटिन्यू होती रही, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।